हेलो माय 10th क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, तो मोल कंसेप्ट चैप्टर में से मैं आपके लिए जो 5D पार्ट है मोल कंसेप्ट का, स्टाइकोमेट्री वाला, तो उस 5D पार्ट से रिलेटेड मैं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। उस 5D पार्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के जरिए बताने की कोशिश करूंगा, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सको। 5D ऑफ द मोल कंसेप्ट पार्ट। तो सबसे पहले कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो भी किसी केमिकल रिएक्शन की जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है बच्चों, लेट मी राइट इट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब आप किसी केमिकल रिएक्शन की एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हो, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस केमिकल रिएक्शन की ना केवल हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है, बल्कि ये केमिकल इक्वेशन उस केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देती है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो मतलब कहने का मेरा यह है कि किसी केमिकल रिएक्शन की एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस केमिकल रिएक्शन की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी दे रही है और उस केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी दे रही है। अगर मैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में तो यही आता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या एक आयनिक कंपाउंड है, या एक कोवेलेंट कंपाउंड है, या कोई रिएक्टेंट है वो मेटालिक एटम्स हैं या नॉन मेटालिक एटम्स हैं, कौन सी हैं ट्रांजिशन मेटल की एटम्स हैं या एल्कली मेटल की एटम्स हैं या हेलोजन की एटम्स हैं। तो कैसी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है कि उस एटम में, उस रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स और एटम्स का पता लगाना कि वो मॉलिक्यूल कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, कोई एसिड है या बेस है या साल्ट मॉलिक्यूल्स हैं। सिमिलरली कि अगर एटम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो मेटालिक एटम्स हैं, नॉन मेटालिक एटम्स हैं या मेटलॉइड्स हैं, है ना। सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो मेटालिक एटम्स बन रही हैं या मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो वो साल्ट बन रहा है या बेस बन रहा है या एसिड बन रहा है या एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है जैसे वाटर। दूसरी होती है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में पता लगाना। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है किसी केमिकल रिएक्शन की? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बात करूं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट बी से मिलकर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट सी एंड कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट डी बना रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, ए प्लस बी गोज टू फॉर्म सी प्लस डी, ये मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली। तो इससे मुझे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट मिल रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रही है। कैसे? कि कितने मॉलिक्यूल्स ए रिएक्टेंट के कंबाइन होकर कितने मॉलिक्यूल्स बी रिएक्टेंट के साथ कितने मॉलिक्यूल्स सी के बना रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल्स डी के बना रहे हैं। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैसे? कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए कंबाइन हुए थे
विद कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी टू मेक कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी एंड कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ मासेस भी बता सकती है, मासेस कि कितना मास ऑफ रिएक्टेंट ए कंबाइन होकर विद कितने मास ऑफ रिएक्टेंट बी कंबाइन हुआ है इन ऑर्डर टू मेक दिस मच मास ऑफ सी एंड दैट मच मास ऑफ डी। तो यहां से मुझे मासेस के बारे में पता चलेगा कि ए रिएक्टेंट का कितने ग्राम्स कंबाइन हुआ है बी रिएक्टेंट के कितने ग्राम्स टू मेक हाउ मच ग्राम्स ऑफ सी एंड हाउ मच ग्राम्स ऑफ डी। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एट एसटीपी ये भी मुझे पता चल जाता है कि अगर मान लीजिए ये एबीसीडी गैसेस हैं या इनमें से कोई दो गैसेस हैं तो कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स या कितने लीटर्स ऑफ ए कंबाइन हुआ होगा कितने लीटर्स ऑफ बी इन ऑर्डर टू मेक हाउ मेनी लीटर्स ऑफ गैस सी। तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी आपको पता चल जाता है। ये बच्चे होती है स्टाइकोमेट्रिक इंफॉर्मेशन या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देती है। जैसे कि अब आगे मैं एक स्पेसिफिक केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंसिडर करके ये आपको बताने की कोशिश करूंगा और देन हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे कि जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखता हूं, बाद में उसकी बात करते हैं कि कैसे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे डिफरेंट टाइप की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही है। कैसे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही है। मान लीजिए कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि पोटाशियम क्लोरेट सॉलिड KClO3 सॉलिड ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में MnO2 जब इसको हीट किया इसने डीकंपोजिशन रिएक्शन शो की टू मेक पोटाशियम क्लोराइड सॉलिड एंड 3 molecules ऑफ ऑक्सीजन गैस 3O2। तो दैट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने सबसे पहले ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी बच्चों। पोटाशियम क्लोरेट था, it is getting decomposed to make potassium chloride and oxygen, to make potassium chloride and oxygen। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहूं कि मैंने देखना हो कि क्या इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मुझे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यस वी आर गेटिंग द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ number of molecules, in terms of number of moles of reactants and products involved, in terms of number of molecules of reactants and products involved, in terms of masses of reactants and products involved, and in terms of volumes of reactants and products involved। तो ये मुझे चारों टाइप की क्या दे रही है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही है। इन टर्म्स ऑफ masses भी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी। कैसे? अब देखो ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आप मॉलिक्यूल्स मान लो कि ये मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में आपको पता चल रहा है कि 2 molecules ऑफ पोटाशियम क्लोरेट जब मैं उनको हीट करता हूं तो ये मुझे डीकंपोज होकर 2 molecules ऑफ पोटाशियम क्लोराइड और 3 molecules ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हो गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हो गई ना बच्चे, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड। ये इंफॉर्मेशन हो गई मेरे पास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि 2 molecules ऑफ पोटाशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग break down into 2 molecules of potassium chloride and 3 molecules of oxygen। सेकेंड इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिलेगी?
मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ये बोल दूं कि ये नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं इसको बोलूंगा कि 2 moles ऑफ पोटाशियम क्लोरेट दे विल डीकंपोज to give me 2 moles of potassium chloride and 3 moles of oxygen gas. 3 moles of oxygen gas. तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास मिल गई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड। थर्ड, इन टर्म्स ऑफ मासेस भी पता कर सकता हूं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अब आपको पता है कि आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप यहां पर इसको मोल्स मानकर चलो कि यहां है 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, पहले आप 1 मोल का जितना मॉलिक्यूलर मास होता है वो पता कर लो। 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे पता करोगे? पोटाशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3, ऐसा करके आपके पास 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। दैट विल बी 122.5। तो 122.5। अब यहां पर हमारे पास कितने मोल्स हैं पोटाशियम क्लोरेट के? या अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना है वैसे कर लो कि एक मॉलिक्यूल का मास 122.5 आ गया। नाउ 2 है तो 125 इंटू 2 ये हो जाएगा 245 ग्राम्स। ऐसे आप जितने मतलब नंबर ऑफ मोल्स या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन थे उनका टोटल मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लो। तो 245 ग्राम्स। तो ये 245 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट ये डीकंपोज होकर मुझे 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड दे रहे हैं। अब सबसे पहले 1 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड का फाइंड आउट कर लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग। यह मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो 39 होता है पोटाशियम का, क्लोरीन का 35.5, ये आ जाएगा 74.5। तो 74.5 1 मोल का आता है, 2 मोल्स है तो मल्टीप्लाई 2, दैट विल बी 149 ग्राम्स। तो मतलब 245 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट जब डीकंपोज होते हैं तो 149 ग्राम्स मुझे पोटाशियम क्लोराइड देते हैं। एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन देंगे? एंड यहां एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है 16 इंटू 2 दैट इज 32। देयर आर 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो 32 इंटू 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 96 ग्राम। तो ये मुझे 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, इन टर्म्स ऑफ मासेस मैंने रिलेशनशिप जस्टिफाई कर दिया, जब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता दिया बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इन टर्म्स ऑफ मासेस भी बता सकता हूं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व कि टोटल मास रिएक्टेंट का कितना था 245 ग्राम्स। तो 245 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट ब्रेक डाउन होकर 149 ग्राम ऑफ मुझे पोटाशियम क्लोराइड दे रहा है एंड 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। अब ऑक्सीजन गैस है, अगर उसका इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी मुझे बताना होगा, मैं बता सकता हूं। कैसे? ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैसे? अब अगर आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करती है। तो यहां पर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बन रहे हैं एट एसटीपी। तो कितना वॉल्यूम बना होगा? 3 इंटू 22.4। तो ये हो जाएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया था 67.2 बच्चे, 67.2 लीटर्स। तो मतलब जब इतने ग्राम्स ऑफ 245 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट ब्रेक डाउन होता है तो 67.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। तो ऐसे इन टर्म्स ऑफ आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। तो दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप बता सकते हो बाय यूजिंग द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन
कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, in terms of masses, in terms of volumes which are measured at STP. अब ऐसे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बच्चे, आई होप आपको पता चल गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, पहले उसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, देन आई विल टीच यू द क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के एग्जाम में काफी चांसेस होते हैं, तो आपने प्रैक्टिस करने हैं 5D के न्यूमेरिकल। एक बार मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने आधा लिखा है, आधा हम साथ साथ करेंगे। पिछले ईयर्स में 2012 में ये क्वेश्चन आया था, आपकी बुक में है PYQ। अब एक आपको क्या है कि नाइट्रिक एसिड आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो नाइट्रिक एसिड जब फास्फोरस की ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोगों को दे दी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं, बट सबसे पहले ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या क्या जानकारी दे रही है वो हम देख लेते हैं। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या क्या जानकारी दे रही है बच्चे, ये बता रही है सबसे पहले कि जब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देख लें क्या जानकारी मिल रही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहां पर एटम भी है। तो यहां क्या है कि जब वन मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल बोल दो इसको, जब एटम बोल दो कि वन एटम ऑफ फास्फोरस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करती है तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरिक एसिड बनते हैं। नो सॉरी बच्चे, 3 मॉलिक्यूल नहीं बनते। लेट मी रिपीट इट अगेन, सॉरी पार्डन मी। जब वन एटम ऑफ फास्फोरस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड बनता है, दिस इज फास्फोरिक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बनते हैं, बिकॉज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी मुझे जानकारी मिल रही है कि जब 1 मोल ऑफ फास्फोरस 5 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो 1 मोल ऑफ दिस बनता है, बिकॉज यहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड, 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ मासेस भी मुझे जानकारी मिल रही है। वो कैसी जानकारी मिल रही है वो हम देखते हैं आगे। फास्फोरस 31 ग्राम्स होता है 1 एटम का मास, तो एक एटम ही है इसमें यहां। देन नाइट्रिक एसिड देयर आर 5 मॉलिक्यूल, पहले 1 मॉलिक्यूल का निकाल लें, 1 प्लस 14 प्लस 48, 16 3s are 48, 48 14 58 62 63, तो 63 into 5, 63 multiply 5 into 63, ये मैंने काउंट कर लिया था 315 ग्राम्स। और फास्फोरिक एसिड ये ओनली 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो 3 प्लस 31, बिकॉज एक फास्फोरस एटम का 31 होता है मास, प्लस 64 प्लस 31 95 प्लस 3 98 ग्राम्स। 1 वाटर मॉलिक्यूल का मास आपको पता ही है 18 ग्राम्स होता है। 5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल का, देखते हैं सबसे पहले 32 प्लस 14 46, 5 इंटू 46, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 230 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ मासेस में रिलेशनशिप बताना होगा मैंने, तो मैं बोलूंगा कि 31 ग्राम्स ऑफ फास्फोरस they will react with 315 grams of nitric acid, 315 grams, 30 ग्राम इसके, 31 ग्राम इसके, 315 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब जाकर 98 ग्राम्स फास्फोरिक एसिड के बनते हैं, 18 ग्राम्स वाटर के बनते हैं और 230 ग्राम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ मासेस हो गया। इसीलिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी बता सकता हूं मैं रिलेशनशिप, कैसे, बिकॉज 5 वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बन रही हैं। अब आपको पता है कि 1 वॉल्यूम एट एसटीपी कंटेन 22.4 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा,
अब 5 वॉल्यूम बन रहे हैं तो 22.4 इंटू 5, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, कितना वॉल्यूम बनेगा, 112 लीटर्स। तो 112 लीटर्स। एक तो क्वेश्चन में यही था, हमने नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता करना था कि कितनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कितनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 5 मोल्स बन रहे हैं। तो 1 वॉल्यूम जा 1 मोल, यहां पर 1 मोल लिख लेता हूं। 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो 5 मोल्स का कितना वॉल्यूम होगा, 5 मोल्स ऑफ NO2 का कितना वॉल्यूम होगा, 22 इंटू 5 दैट इज 112 लीटर्स। तो इतने लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। और आपसे क्या क्या पूछा है, क्या क्या गिवन है, इन्होंने बोला बच्चों कि अगर आपको 9.3 ग्राम फॉस्फोरस दे दिया जाए ओनली, जब यूज हुआ है रिएक्शन में, इन्होंने बोला कि अगर 9.3 ओनली 9.3 ग्राम्स ऑफ पी यूज हुआ है, तो सबसे पहले आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस यहां हमने लिए होंगे। देखो, अगर तो हमने 31 ग्राम्स, यहां तो हमने 1 मोल लिया था, 1 मोल मतलब 31 ग्राम। अगर 1 मोल लिया था तो इतने ग्राम्स यूज होगा, बिकॉज यहां 1 था, तो 1 मोल मतलब 31 ग्राम। तो अगर तो आपने 1 मोल लिया है फॉस्फोरस, फिर तो 31 ग्राम यूज होगा। पर अगर 9.3 ग्राम्स लेते हो, फिर फॉस्फोरस कितना यूज होगा, जब हुआ होगा। तो देखो जी कि जब मैं 31 ग्राम लेता हूं तो 1 मोल यूज होता है मेरा फॉस्फोरस। अगर 1 ग्राम लेता तो 1 अपॉन यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, 1 अपॉन 31 मोल्स यूज होता। अब मैंने लिया है इसको 9.3 ग्राम्स, फॉस्फोरस को 9.3 ग्राम्स ओनली। तो अगर मैंने 9.3 ग्राम्स लिया है तो कितना यूज हुआ होगा, 1 अपॉन 31 इंटू 9.3, ये आ जाएगा 0.3 मोल्स। तो मेरा फॉस्फोरस कितना यूज हुआ है, फिर ओनली 0.3 मोल्स यूज हुआ है बच्चे, 0.3 मोल्स। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन में, क्या था कि अगर आपने 9.3 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस यूज किया है, इफ यू हैव टेकन 9.3, तो अगर 30 ग्राम लेते, 31 ग्राम लेते फॉस्फोरस, तो 1 मोल यूज होता। बिकॉज 31 ग्राम यहां मैंने क्यों लिया, बिकॉज यहां 1 मोल यूज हुआ था। तो 31 ग्राम के विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल यूज होता है। 1 ग्राम के विद रिस्पेक्ट टू कितने मोल यूज होता है, 9.3 ग्राम के विद रिस्पेक्ट टू कितने मोल्स वो यूज हुआ होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन पुट किया है इन्होंने कि कितना मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड बना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो कि अगर आपने पूरा 31 ग्राम लिया होता तो फॉस्फोरिक एसिड कितना बनता, 98 ग्राम। तो आप बोलते कि अगर मैंने 31 ग्राम लिया होता तो फॉस्फोरिक एसिड बनता 98 ग्राम H3PO4, बिकॉज ये 31 के विद रिस्पेक्ट टू बन रहा है। अगर मैं 1 ग्राम यूज करता फॉस्फोरस तो ये कितना बनता, 98 अपॉन 31। अगर मैंने कितना यूज किया, 9.3 ग्राम्स, तो 9.3 ग्राम्स के विद रिस्पेक्ट टू कितना यूज हुआ है, ये 98.31 इंटू 9.3। तो इतना यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, 93 अपॉन 10 कर सकते हो आप, 31 3s आर 93, तो 98 इंटू 3 बाई 10, 98 इंटू 3 बाई 10, दैट विल बी योर आंसर। इतने ग्राम्स। ठीक है बच्चे, इसको फर्दर कैलकुलेट कर लो। 8 3s आर 24, 2 9 3s आर 27, 27 प्लस 2 29 अपॉन 10, तो दैट इज 29.4 ग्राम्स। ये आपका 29.4 ग्राम्स ही सिर्फ यूज हुआ है। तो आपने किसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट किया है, 9.3 ग्राम्स कि अगर इतने ग्राम्स मैं फॉस्फोरस लेता तो
फॉस्फोरिक इतना बनता था, इतना बनता। अब मैंने लिया ही 9.3 है, तो 9.3 के विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरिक एसिड कितना बनेगा, तो आई हैव कैलकुलेटेड दैट विल बी 29.4 ग्राम। तो ऐसे क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन यही था कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी, एसटीपी पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम बना होगा। ये मैंने बच्चों ऑलरेडी आपको बता ही दिया था, आई थिंक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना यूज हुआ होगा। यस, नाइट्रोजन का बच्चे वैसे नहीं आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का दोबारा से बताता हूं कैसे आएगा। बिकॉज अगर हमने 1 मोल लिया होता फॉस्फोरस का, तो तब जाकर 5 मोल्स ऑफ NO2 बनते हैं, तब जाकर आपका वॉल्यूम उस अकॉर्डिंग आ जाता। बिकॉज 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, 5 मोल्स में NO2 कितना होगा 22.4 इंटू 5। पर अब यहां हमने सिर्फ लिया है इसको 9.3 ग्राम्स, मतलब 0.3 मोल्स। तो यहां मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि अगर बच्चों 1 मोल फॉस्फोरस लेता तो 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनते, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनते। अब मैंने कितना लिया है फॉस्फोरस 0.3, तो नाइट्रोजन कितना बनेगा, NO2 कितना बनेगा 5 इंटू 0.3 दैट इज 1.5 मोल्स, इतने मोल्स ही बनेगा। अब 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, 1.5 मोल का कितना होगा, दैट विल बी 22.4 प्लस 11.2, बिकॉज आधे मोल का कितना होता है 11.2 लीटर्स, तो दैट विल बी 22.4 प्लस 11.2, दैट विल बी 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, तो 33.6 लीटर्स इतना आ जाएगा बच्चे। ठीक है जी, 33.6 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म आ जाएगी, बिकॉज 1.5 मोल बना है, फुल प्लस आधा, 1 प्लस 1/2, तो 1 मोल 22.4 लीटर, आधा मोल 11.2, तो 33.6 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चे, तो ये आपने सॉल्व करने हैं। तो प्रैक्टिस करिए, आपकी बुक में और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए घर पर।